हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम 11th हिस्ट्री के द्वितीय अध्याय के 4th भाग में प्रवेश करते हैं। इसमें आज हम आपको द्वितीय अध्याय के प्रमुख प्रश्नोत्तर बताएंगे, जिनको याद करके आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, NCERT की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम एक एक करके आपको समझाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। तो बच्चों, इसका जो आंसर अपन लिखेंगे उसमें हम बताएंगे कि प्राकृतिक उर्वरता यानी कि खेती में जब ज़्यादा फसल होती है और भूमि अधिक उपजाऊ होती है तो वही जो दो कारण होते हैं वो शहरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। परंतु बच्चों, केवल प्राकृतिक उर्वरता यानी भूमि का उपजाऊपन और जो कृषि का जो उत्पादन है वह केवल वही शहरीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होता या शहरीकरण का प्रमुख कारक नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी शहरीकरण के अन्य कारक भी होते हैं, जैसे उद्योगों का विकास, उन्नत व्यापार, लेखन कला का विकास, श्रम विभाजन और कुशल परिवहन व्यवस्था आदि। इन कारकों में भी शहरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले हम ये कारक जो है उद्योगों का विकास उसको समझेंगे। उद्योगों का जो विकास है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, औद्योगिकीकरण, तो शहरीकरण की एक अति आवश्यक शर्त थी। उद्योग मात्र शहरों में रहने वाले लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करते, अपितु विभिन्न प्रकार के मजदूरों एवं जो कारीगरों को आजीविका के भी साधन उपलब्ध कराते हैं। बच्चों, शहरीकरण से न केवल शहरों में रहने वाले लोगों की ज़रूरत पूर्ण होती है, बल्कि जो मजदूर होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनको भी आजीविका उपलब्ध होती है। वास्तव में नगर जीवन और लोगों को एक स्थान पर बसना तभी संभव है जब विशाल संख्या में लोग अलग अलग गैर खाद्य उत्पादक कार्यों में लगे हों। तो बच्चों, उद्योगों का विकास भी शहरीकरण का अति आवश्यक कारण है। बच्चों, उन्नत व्यापार भी शहरीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। व्यापार के द्वारा ही नगरों में बनने वाला माल ग्रामों तक पहुंचता था और इसके बदले में ग्रामों से कच्चा माल और खाद्यान्न शहरों में पहुंचाया जाता था। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, रांगा और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की, ईरान आदि से आयात किए जाते थे। इसके स्थान पर मेसोपोटामिया से कपड़ा तथा कृषि संबंधी उत्पाद अन्य देशों को निर्यात किए जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी विकास में या शहरीकरण में उन्नत व्यापार भी एक महत्वपूर्ण कारण था। बच्चों, तीसरा जो शहरी विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कारक रहा वो था मेसोपोटामिया में लेखन कला की जो शुरुआत हुई थी। सबसे पहले उसने बहुत अहम भूमिका निभाई। इसका कारण ये है कि हिसाब किताब की व्यवस्था के बिना कोई भी व्यापार की प्रगति नहीं हो सकती, अतः व्यापार की प्रगति के लिए लेखन कला बहुत आवश्यक हो गई थी। लेखन कला के विकास ने मेसोपोटामिया में नगरों के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखन कला के साथ साथ शहरीकरण के लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था भी अति आवश्यक थी। व्यापार की प्रगति के लिए शांति और सुरक्षा की स्थापना कुशल प्रशासन द्वारा ही संभव थी। शहरीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक श्रम विभाजन था। श्रम विभाजन ने ही शहरीकरण की गति को बल दिया। नगरीय जीवन और लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव हो पाता जब अनेक लोग विभिन्न गैर खाद्यान्न उत्पादक रोजगारों, उदाहरण के लिए धातु कर्म, मोहर, नक्काशी, प्रशासन, मंदिर सेवा आदि में लगे हुए हों। ऐसी स्थिति में शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं
कि विभिन्न जो शहर थे उसमें उन्होंने जो उद्योग स्थापित किए थे, उस शहर के निर्माताओं ने जो उद्योग लगाए थे उसके लिए एक श्रम शक्ति का होना बहुत ज़रूरी था और श्रम कौशल का होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए श्रम विभाजन का पालन अति आवश्यक हो गया था और औद्योगिक व्यापारिक विकास में श्रम विभाजन का एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बच्चों, इसके आज अन्य जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कुशल परिवहन व्यवस्था। कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरीकरण के लिए अति आवश्यक होती है। परिवहन व्यवस्था अच्छी होने पर ही हम यो व्यापार या खाद्यान्न उत्पन्न होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरीकरण के लिए अति आवश्यक होती है। परिवहन व्यवस्था अच्छी होने पर ग्रामों से पर्याप्त मात्रा में अनाज शहरों में भेजा जा सकता है और शहरों में जो तैयार वस्तुएं हैं उनको ग्रामों तक पहुंचाया जा सकता है। मेसोपोटामिया की जो नहरें थीं, प्राकृतिक जल संसाधन थे, उनमें छोटी बड़ी बस्तियों के बीच परिवहन के अच्छे साधन थे। यही कारण है कि उन दिनों फरात नदी व्यापार के विश्व मार्ग का कार्य करती थी। इस प्रकार बच्चों हम देख सकते हैं कि केवल प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के प्रमुख कारण नहीं थे, बल्कि अन्य कारण भी इसके लिए उत्तरदायी थे। शहरीकरण के विकास में प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर के साथ साथ अन्य कारण भी उत्तरदायी थे। तो ये हो गया आपका जो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है उसमें हम देखते हैं कि आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ था और निम्नलिखित में से कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम कई पहलुओं पर गौर करेंगे। कई आवश्यक दशाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से शहरीकरण हुआ था और इनकी जो ऐसी बातें थी, जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि शहरों के विकास के फलस्वरूप ही ये दशाएं उत्पन्न हुई। तो इसमें अत्यंत उत्पादक खेती, दूसरा है जल परिवहन, तीसरा है धातु और पत्थर की कमी, चौथा है श्रम विभाजन, पांचवा है मुद्राओं का प्रयोग, छठवां है राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। तो बच्चों, विकास हुआ। वस्तुतः शहर विशाल जनसंख्या के निवास स्थान होते हैं और इसके अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के केंद्र। प्रारंभिक शहर की आवश्यक दशाएं निम्नलिखित थीं। नंबर 1, अत्यंत उत्पादक खेती। निसंदेह बच्चों, अत्यंत उत्पादक खेती भी प्रारंभिक शहरीकरण की एक अत्यंत आवश्यक दशा थी। अब वो कैसे थी कि हम ये जानते हैं कि शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती से इतनी उपज होती हो कि वो शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनका पेट भरने में सक्षम हो। शहरों में लोग घनी बस्तियों में रहते हैं, अतः कहा जा सकता है कि जिस स्थान पर शहर का विकास होता है उस स्थान पर ज़मीन का उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक है। वो जो विकसित हुआ है उसका एक कारण अत्यंत उत्पादक खेती भी है। नंबर 2, जल परिवहन। और फिर क्या हो गया बच्चों? जो भी उत्पादन होता था या जो भी खाद्यान्न होता था उसे बोझा ढोने वाले पशुओं की पीठ पर लाद कर अथवा बैलगाड़ी में भरकर शहरों में कृषि उत्पाद को ले जाना आसान नहीं था। तो इसलिए इन माध्यमों में परिवहन में अत्यधिक समय लगता था। इनकी अपेक्षाकृत कांस्य युगीन जो सभ्यताएं थी उसमें हम देखते हैं कि जल परिवहन खाद्यान्न और अन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का एक सस्ता और सुरक्षित साधन था। खाद्यान्न व अन्य सामान से भरी नौकाएं नदी की धारा के साथ चलती थीं। परिणामतः उन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता था। प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच
परिवहन के अच्छे साधनों के रूप में कार्य करती थीं। इस प्रकार जल परिवहन मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। नंबर 3 है धातु और पत्थर की कमी। धातु और पत्थर की कमी, तो इसमें हम देखते हैं कि धातु और पत्थर की कमी ने भी मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण को बदल दिया। धातु, इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2, इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 धातु और पत्थर की कमी। धातु और पत्थर की कमी ने भी मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण को बदल दिया। निसंदेह उन्नत व्यापार की अवस्था शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त व्यापार के द्वारा ही नगरों में बनने वाला माल ग्रामों में पहुंचता है और ग्रामों से कच्चा माल और खाद्यान्न शहरों में आता है। बच्चों, मेसोपोटामिया में हम देखते हैं कि दक्षिण मेसोपोटामिया में औजार, मोहरें और आभूषण आदि बनाने के लिए अच्छे पत्थरों तथा गाड़ियों के पहिए अथवा नावें बनाने के लिए अच्छी लकड़ी का अभाव था। और हम देखते हैं कि इसी तरह औजार, बर्तन और आभूषण बनाने के लिए अच्छी धातुएं भी उपलब्ध नहीं थीं। अतः ये वस्तुएं व्यापार के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती थीं। इसके साथ ही मेसोपोटामिया से जो कपड़ा और कृषि संबंधी उत्पाद उनको अन्य देशों के लिए निर्यात किया जाता था और इसके बदले में मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि तुर्की, ईरान तथा खाड़ी के अन्य देशों से मंगवाए जाते थे। बच्चों, अब हम देखेंगे शहर के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न दशाएं। शहर के विकास के फलस्वरूप कौन कौन सी दशाएं उत्पन्न हुई, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो शहर का जब विकास हुआ, जब शहरीकरण हुआ मेसोपोटामिया में, तो वहाँ पर मुद्राओं का प्रयोग होने लगा। जी हाँ बच्चों, तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है मुद्राओं का प्रयोग। शहरीकरण के विकास के कारण मुद्राओं के प्रचलन को बल मिला। निसंदेह मुद्राओं के प्रचलन ने साहूकारों, विभिन्न व्यवसायियों, व्यापार तथा सरकार के काम को सरल बना दिया। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में शहरों का जो लेन देन होता था वो अवैयक्तिक रूप से होता था। जिन लोगों से लेन देन होता था वे सामान्यतः एक दूसरे से अपरिचित होते थे। अतः संदेशों, दस्तावेजों और सामान के गट्ठरों को बेचते समय मुहर लगाना अनिवार्य समझा जाता था, तो इसलिए मुद्राओं का प्रयोग इस समय किया जाता था। दूसरा देखते हैं श्रम विभाजन। जब शहरीकरण हुआ, नगर जीवन और लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव होता है जब अनेक लोग विभिन्न नंबर 2 श्रम विभाजन। नगर जीवन और लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव होता है जब अनेक लोग विभिन्न गैर खाद्यान्न उत्पादक जो रोजगार होते हैं, जैसे धातु कर्म, मुहर, नक्काशी, प्रशासन, मंदिर, सेवा आदि कार्य में लगे हों। शहर के विनिर्माताओं को अपने अपने उद्योगों के लिए ईंधन, धातु, अनेक प्रकार के पत्थरों की आवश्यकता होती थी। इन चीज़ों को केवल एक स्थान से प्राप्त करना संभव था। इसलिए कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण में कुशल नहीं हो सकता था। अतः औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास में श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब श्रम विभाजन से मतलब ये है कि सभी का काम डिवाइड था। वस्तुतः शहरीकरण की प्रक्रिया में श्रम विभाजन को भी बल मिला। नंबर 3 राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। शहरीकरण की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि राजाओं की जो सैनिक क्षमता थी, जो सैनिक शक्ति थी, उसने भी शहरीकरण को एक महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि राजाओं की नंबर 3 राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। शहरीकरण की प्रक्रिया ने राजाओं की सैन्य शक्ति की आधारशिला रखी। बच्चों, शहरीकरण और औद्योगिकरण तथा व्यापारिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। व्यापार के विकास के लिए शांति और सुरक्षा अति आवश्यक है, जो किसी शक्तिशाली केंद्र द्वारा ही की जा सकती है। परिणामतः शहरीकरण के साथ साथ
कानून व्यवस्था की देखभाल और श्रम विभाजन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक हो जाता है। इसके फलस्वरूप ही राजा की सैन्य शक्ति में वृद्धि होने लगी थी। हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया का शहरीकरण हुआ तो वहाँ एक कुशल और शक्तिशाली केंद्र शासक का भी उदय हुआ था, क्योंकि बिना शासक के कानून व्यवस्था को बनाए रखना और श्रम विभाजन पर नियंत्रण करना असंभव था। बच्चों, इसके बाद हम